ये प्राचीन काल की वो समस्या है जो सबको बढ़ा देती है और ये भविष्य की अलीन तकनीक की प्रस्तुति है। जब प्राचीन देवी देवताओं की अद्भुत शक्तियां भविष्य की तकनीकी तकनीकों से टकराती हैं, तो कौन इसका अंत देख सकता है। इस श्रृंखला की आश्चर्यजनक और उत्साहपूर्ण घटनाएं इस शिशु के बारे में शुरू होती हैं। बहुत पहले से बायरों की तकनीक ने अपने अपराधियों को मानव शरीरों में भेज दिया, लेकिन हमेशा कुछ बंदियां अवैध रूप से भाग निकलती हैं और पृथ्वी की सुरक्षा की रक्षा करने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में भगदड़ के बाद सफलतापूर्वक चलने की इच्छा थी, लेकिन इस समय सहायक लेखों ने एक अवशेष को देखा। फिर भी ब्लैक आयरन मैन की बार बार विरोध के बावजूद उन्होंने जियान के माध्यम से उसे वापस ले आया। असहाय होकर ब्लैक आयरन मैन को पिता की भूमिका निभानी पड़ी। एक दृष्टिपात में 10 साल गुजर गए। बचपन का छोटा बच्चा अब अचानक एक विशेष क्षमता रखने लगा, क्योंकि वो हमेशा इस बारे में संशयग्रस्त था कि क्या उसके दो पिता हैं। इसलिए एक दिन घर जाते समय उसने गुप्त रूप से एक मोबाइल फोन को कार की सीट के फैसले में डाल दिया। फिर भी छोटा बच्चा जो जानना चाहता था उसे सुनने नहीं मिला, लेकिन उसने एक और अधिक चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त कर ली। उसे पालन पोषण देने वाला आदमी वास्तव में इंसान नहीं था। उसने ये भी सुन लिया कि 12 घंटे बाद एक ग्रहांतरीय जहाज जो कैदियों को लाएगा पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। इसलिए उसके अधिकृत जिज्ञासा के साथ वो सुबह ही साइकिल पर सवार होकर निर्धारित स्थान पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग की शुरुआत की, आकाश में एक चमत्कारजनक दृश्य दिखाई दिया, जिससे सभी लोग चौंक गए और भाषाहीन रह गए। एक अंतरिक्ष जहाज बादलों में दिखाई दे रहा है। फिर केबिन के दरवाजे खुलने पर एक अज्ञात वस्तु से बाहर फेंक दी गई। यह एक संपूर्ण गायक है, सिर्फ आज का लक्ष्य है। फिर अगले सेकंड में उसे इसका भुगतान करना पड़ेगा। इसी तरह एक एक करके टुकड़े लोगों की गर्दनों में बिना किसी भेदभाव के डाले जाते हैं। फिर तेजी से दिमाग के अंदर जाता है। इस सब को देखने वाले छोटे तांबे के नीचे मुंह उड़न को है। अगली सेकंड में वो पैर फैलाकर भागने लगता है। भाग्यवश अंतिम क्षण में उसका अलियन पिता अंत में दिखाई देता है, पर जो अप्रत्याशित था, छोटा तांबा पिता के पीछे नहीं चला गया, बल्कि उल्टी दिशा में भागने लगा। पीछे वाला हैरानी के साथ था और कुछ दासों को भेजने का काम पूरा हो गया। फिर वो तुरंत पीछे हट गया और अपनी प्रारंभिक आकार में बदल गया। पर दरवाजे के बाहर चुंगी ने चौंक कर पाया कि चुनी गई लोग जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। उन्होंने अपनी दैनिक गतिविधियों को जारी रखा। हालांकि कुछ लोगों के चेहरों पर अभी भी एक छोटा सा अंधकार था, लेकिन अंत में वे अपने कामों में स्वतः लग गए। और काला टीन आदमी का आगमन वास्तव में रोकने के लिए नहीं था, बल्कि केवल अंतिम समाप्ति के लिए आया था। और घर लौटकर चुंगी के तीव्र प्रश्नों का सामना करना पड़ा। पिताजी ने अंत में सब कुछ उन्हें बता दिया। उनकी जाति को अमरता की क्षमता है, इसलिए अपराधियों को मानव शरीरों में डाल दिया गया है। ऐसा करके अपराधी मानवों के साथ मर जाते हैं। पृथ्वी की जलवायु के कारण चाहे वे कितना भी शक्तिशाली हों, वे शरीर से अधिक 5 मिनट तक बाहर नहीं रह सकते। फिर भी कुछ अपराधी इसे चुनौती देते हैं। हमारी आगमन का मकसद उन्हें पकड़ना और पृथ्वी के कानून को बनाए रखना है। अगले दिन कार अचानक चेतावनी देने लगी। एक अज्ञात अलीन जहाज अचानक पृथ्वी पर घुस आया। डेटा विश्लेषण से पता चला कि उनका उद्देश्य एक रहस्यमय व्यक्ति को छोड़ना है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई। काली तीमैन इस पर ध्यान नहीं दे सके। उन्होंने छोटे ताम्र की नजरों के सामने अलीन प्रौद्योगिकी का दर्शन कराया। एक
दूसरी ओर प्रवेश करने वाला जहाज पहले ही शरीर के स्थान पर वाली इमारत पर पहुंच गया और चुने गए पुलिसकर्मी अरविंद ने जब नीचे जाने की तैयारी की थी तो लेकिन नजदीक से किसी ने अचानक उसका नाम लिया। लेकिन अज्ञात प्राणी देखकर अरविंद कुछ नहीं कहकर भागने लगा। इसी समय काली इरोनमैन भी जल्दी से पहुंच गया और पुलिसकर्मियों के हैरान और डरपोक दृष्टियों में अपना रूपांतरण पूरा कर लिया, क्योंकि अनावश्यक समस्याओं से बचने के लिए काली इरोनमैन ने एक साथ पुलिसकर्मियों से हथियार छीन लिए। अगली सेकंड में वो उच्च इमारतों की ओर तेजी से उड़ गया और अरविंद ये सोचकर था कि यह उसकी काल्पनिक दृष्टि है, लेकिन अगली सेकंड में एक लाल छाती टांग पुलिस की बाड़ में घुस गई। फिर वो गन को धीरे धीरे छू गई। गन के चेहरे पर बिना किसी वजह के बयानों के लिए उसने निश्चित रूप से गोली चलाई, लेकिन यह उस पर कोई असर नहीं डाल पाई। कार्य के निराशाजनक क्षण पर काला फेरोज समय पर पहुंच गया और युद्ध फिर से शुरू हो गया। हमला था। जब काला फेरोज उसे एक ही घात में मारने की तैयारी कर रहा था, विदेशी प्रौद्योगिकी फायर ब्रेक सिस्टम ने बड़ा आघात चलाया। ये दूसरे को थोड़ा अप्रत्याशित लगा और पास आवेन को भी लगता है कि उनका जीवन खतरे में है। खुशी है कि ब्लैक आयरन मैन ने समय पर उपचार का औचित्य दिया, लेकिन इसके कारण विदेशी तकनीक को एक संघर्ष का अवसर मिला। गिरते हुए विदेशी तकनीक अपनी बदलती आकृतियों का उपयोग कर क्षण भर में युद्ध की स्थिति को बदल दिया। ब्लैक आयरन मैन को पूरी तरह से प्रतिहित कर दिया, इसलिए उन्होंने पीछे वाले को देवदूत की तलवार अचानक मिल गई। फिर तुरंत विमान में वापस लौट गए और इस समय अरविंद दोनों के युद्ध के दौरान पुलिस कार को चलाकर तेजी से भाग गए, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें पीछे के दर्पण में भयानक दृश्य दिखाई दिया। देखा गया कि विमान उनके पीछे उड़कर अपने पीछे चल रहा था। उन्हें अज्ञात था कि बाहरी तकनीक का लक्ष्य वही था, तो वो तेजी से द्वार पर तैरने लगा। फिर घुमावदार रास्तों से एक भूतल नीचे के पार्किंग में पहुंच गया। उसने सोचा कि अब वो सुरक्षित निकल आया है। पानी पीने की इच्छा हुई तनाव को कम करने के लिए। फिर अजीब सी घटना फिर से हो गई। उसे अभी तक समझ में नहीं आया। अगली सेकंड में यान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। आगे आने वाली गुंडिका के सामने अरविंद ने ठोकर देने का फैसला किया और तेजी से पार्किंग से बाहर निकल गए। पर इसका मतलब था कि गुंडिका उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं रखती थी। केवल एक लेजर ही उनकी जान को खतरे में डाल दिया। और अब गुंडिका समुद्र के बीच में खड़ी हो गई थी। इसके बाद बाहरी तकनीक ने अपनी उपस्थिति जानी दी। फिर अरविंद की ओर चलना शुरू कर दिया। सभी के नजरों में उसने देवीय तलवार निकाली और उसका प्रयोग देवीय व्यक्ति के नियंत्रण में करने की तैयारी की। फिर इसी समय फ्लाइंग आयरन मैन फिर से आकर रोकने की कोशिश करता है। दूसरे को इसका अभिप्राय नहीं था। फिर से हिट होते हुए उसने देवीय तलवार को फेंक दिया और उसने अरविंद के हृदय के भाग में गहराई से डाल दिया। मुकाबला। फ्लाइंग आयरन मैन ने बड़ी समस्या का सामना किया। हमला का लक्ष्य बदल दिया गया, पर अलीन प्रौद्योगिकी इसे सफल नहीं होने देगी। देखो, हालचाल छोटे लेकी के समय पर आने के कारण ब्लैक फेरोज का जीवन बच गया, लेकिन जब देवतुल्य मनुष्य की काल्पनिक दुनिया में सफलता हासिल हो गई तो स्पष्ट था कि एक तबाही आ रही है। उसने गाड़ी की दरवाजे को अपने बलवान हाथों से उड़ा दिया। फिर उसने दूर की राह पर जहाज को देखा। अगले पल वो जेल से बाहर निकलने के लिए तत्पर हो गया। हालांकि देवी मनुष्य सफलतापूर्वक नियंत्रण कर पाया, लेकिन उसे शरीर के पेड़ से भागने का तरीका नहीं मिला, इसलिए उसे उस पेड़ को साथ लेकर जहाज में जाना पड़ा। इसी समय छोटे लेको ने दरवाजा बंद होने से पहले जहाज में घुस लिया।
उसने देवी मनुष्य को लाखों लाल गेंदें उतारते देखा। ये देखकर अभाज्य इमैन ने अचानक बुरा सा महसूस किया कि वो अभी भी ध्वस्त इलाके में था। रंग लाल गेंद का नाम हाबा है। इसके अंदर बहुत सारी विदेशी गैसें संचित हैं। जब गेंद फट जाएगी तो वहाँ के अपराधी सफलतापूर्वक भाग निकल सकते हैं। शेन याइरन की योजना रोकने के लिए फ्लाइंग आयरन मैन अपनी पूरी ताकत से आक्रमण करने आता है। कठिनाई से उसे जहाज से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश 2 हाबा भी बाहर निकल गए और शेन याइरन को विदेशी तकनीक ने समय पर सूचना दी और फिर वह तुरंत एक हाबा फटा दिया। फिर फटने वाली गैस जैसे ही बेकाबू घोड़े की तरह फैलने लगी, ये पूरी गली को तुरंत अराजकता में डाल दिया। लोग भागने लगे और जो समय पर नहीं भाग पाए उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। निश्चित रूप से मुख्य किरदार की हॉल में छोटा टॉम को छोटा लेक्स ने समय पर कार में ले आया। इसी के साथ साथ दूसरी ओर ब्लैक एरो अंततः गेंद को नियंत्रित करने में सफल रहा और वो नाव को खोलकर सफलतापूर्वक चला दिया। लेकिन देवताजी को यह नहीं लग रहा था कि उन्हें फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अंततः 2 अलग अलग इंसानों को छोड़ दिया। और घर लौटने वाले ब्लैक एरो छोटे टॉम को इस मामले से दूर रखने के लिए उन्होंने अपनी माँ को सीधे बताया कि वो उन्हीं द्वारा मारा गया था। इसकी पाल पोषण के बारे में बस उसकी मानवीय पहचान का इस्तेमाल करना था, खुद को छोटा बनाने के लिए। अब उसे छोटे बच्चे की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने उसे तुरंत चले जाने का आदेश दिया। हालांकि छोटा बच्चा जानता था कि काला तीमैन जरूर झूठ बोल रहा है, फिर भी वो नाव नहीं लिया, बस एक अनुरोध किया, तो मैं फिर से लाऊंगा। लेकिन छोटा बच्चा पहले से ही जान गया होगा। फेरोज इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसके पास अब केवल 9% जीवन शक्ति बची है। शारीरिक रूप से वो अब छोटे बच्चे की रक्षा करने की शक्ति नहीं रखता। हालांकि छोटा खुश उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का इरादा रखता था, लेकिन उसे छोटे बच्चे के शब्दों से प्रभावित होने का अंदाजा नहीं था। आ जाओ, आना नहीं चलेगा, मैं तुम्हें गंतव्य तक ले जाऊंगा। तुम मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम मुझे वापस नहीं बुला सकते, तुम मुझे वापस नहीं बुला सकते। इस समय लेको से लगता है कि उन्हें अंत से थोड़ा सा एहसास हो गया। अगले सेकंड में वे तुरंत दिशा बदल देते हैं, क्योंकि उनके डेटा विश्लेषण में इस तरह के कार्य की जीत की संभावना 1% से भी कम है। 4% तक बढ़ा और फिर भी रुकने का मायना नहीं है। फिर से वापस आकर दुश्मनों के सामने दुर्दशा में काला टीन अपनी मौत की तैयारी कर लेता है, लेकिन एक पंच चारों ओर की ताकत के सामने कमजोर है। देखते हुए रह गया कि रहस्यमय व्यक्ति सभी हुंडियों को छोड़ने वाला है। महत्वपूर्ण क्षण, काला टीन संजो जल्दी से वापस आ रहा है इसे समझ गया, और अब हाबा को फेसाड़े से रोकने का एकमात्र तरीका सिर्फ यही है कि पवित्र तलवार का इस्तेमाल करके नॉन चाइल्ड गेम को रोक दें। यह क्या जो दिखता है आसान, वास्तव में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्या। दूसरी ओर ब्लैक हेरोन मैन गुप्त व्यक्ति की योजना को रोकने के लिए निरंतर शब्दों का इस्तेमाल करके चुनौती दे रहा है। स्पष्ट रूप से ये शब्द पीछे आने वाले को निश्चित रूप से नाराज कर दिए। फिर वह तुरंत गुस्से को बाहर फेंक दिया। इस दृश्य को देखकर बच्चा भी तुरंत कार से बाहर निकल गया। पहले उसने अपने पिता को कार में डाल दिया, फिर और भी आश्चर्यजनक रूप से, पापा चलो भाग लेते हैं। वो सोचा कि वो कुछ समय बाद वापस आ सकता है। समय में काल अंतर यात्रा की शुरुआत करने वाली एक दैवी तलवार लेकिन नजदीक की जमीन पर थी, इसलिए छोटा बच्चा सोचे बिना दौड़ गया। इसी बीच एक रहस्यमय व्यक्ति भी देख लिया और तुरंत उछल गया, लेकिन फिर भी छोटा बच्चा इसे पहले हासिल कर लिया। रहस्यमय व्यक्ति उसे अपनी छाती से समाप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेक ने समय पर आकर उसे टॉक्सिक फिंगर से बचा लिया। इस तरह से बच्चा मुख्य पात्र की चमक के साथ बिना किसी गंभीर खतरे के कार में वापस आ गया। और अगर देवदूत की शक्ति नहीं होती तो रहस्यमय व्यक्ति अपना काम पूरा नहीं कर पाता। फिर वे सभी एक साथ चल पड़े, लेकिन ये बच्चे की फांद में गिर गए, क्योंकि इससे वे समय अंतराल के माध्यम से जा सकते हैं। उन्हें साथ लेकर प्राचीन काल में ले जाएं, फिर देवदत्त खोर की शक्ति से जल्दी से वापस आएं। इस प्रकार अजीब व्यक्ति समय अवकाश के फैसले से आकाश से गिर पड़े। आखिरकार वे एक चोटी के किनारे गिर गए। फिर भी इस समय भागने का सबसे अच्छा मौका था। परिणाम स्वरूप भाग्य हमेशा लोगों को हंसाता है, लेकिन भयानक झटकों में लेको ने गंभीर रूप से सिस्टम के नियंत्रण से निकल दिया।
और उनके सुरक्षित लौटने के लिए काला फेरोज अपनी पूरी ताकत से उस रहस्यमय व्यक्ति से दूर निकलने की कोशिश करता है। फिर भी जीवन की कीमत चुकाने के बाद उन्हें लेटी को ठीक होने का इंतजार नहीं करना पड़ा, लेकिन उनकी गाफिली में था। उन्होंने लड़ाई जीतने की शक्ति खो दी थी, लेकिन लेटी ने जीत की संभावना गणना की, लेकिन 4% अचानक घबरा गया। 18% तक। इसी क्षण एक गोली की आवाज उस समय की शांति को तोड़ दी। बच्चा निर्णयशीलता से रहस्यमय व्यक्ति पर गोली मार दी और गोली खाकर वो अंतिम बल से गाड़ी सहित अपने साथी को समुद्र में फेंक दिया। साथ ही समय अंतराल टनल भी बंद हो गया। रहस्यमय व्यक्ति अंततः सावधान हो गया। इससे उसके जीवन को बढ़ावा मिल सकता था और पानी में गिरने के बाद छोटे बच्चे का मन केवल उस देवदत्त खोरती पर था। फिर भी उन्हें थोड़ा ही कम मिला। अंत में देवदत्त खोरती उनके हाथ नहीं आई। कुछ समय बाद किनारे पर एक छोटा लड़का छोटे बच्चे को खोज निकाला तो वो उसे सहायता करके टाइडल से बाहर खींच लिया। उसे जागने के बाद छोटे लड़के को उनका अजीब सा वेश पहनना अजीब लगता है, लेकिन छोटा बच्चा कुछ खोजने के लिए भाग गया जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। उसकी मदद करने के लिए छोटे लड़के ने स्वयं ही सामने आकर कहा, मैं उसके लिए पानी में डूब जाऊंगा। और जब वो पानी से बाहर निकला और अपना स्कूल बैग प्राप्त कर लिया तो उसे एक अजीब घटना सामने आई। केवल तलवार झील के मध्य एक सारना खड़ा है। अगली सेकंड में उससे एक व्यक्ति बाहर निकल आता है। फिर भी इस समय छोटे लड़के को सपने में भी नहीं आया था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति 10 साल बाद उनकी ही जान लेने वाला है और वे दोनों एक ही व्यक्ति की मदद के लिए इसी स्थिति में पड़े हैं। शाम को छोटे लड़के और छोटे बच्चे गुफा के आग के पास एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन इस समय गहराई से अचानक एक अजीब शब्द सुनाई देता है। ये छोटे बच्चे को बहुत डर लगाता है और एक पुरुष के रूप में छोटे लड़के के लिए यह अच्छी तरह से दिखने का अवसर है। इस तरह छोटा लड़का छोटे बच्चे को अकेला छोड़ देता है। इस गतिविधि का पता नहीं था कि यह लड़के के जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और आगे एक व्यक्ति धीरे धीरे उठकर उसकी ओर आ रहा था। हाँ, वही रहस्यमय व्यक्ति था जो उसके साथ यात्रा कराया था और उसे इंसान की जरूरत थी। इस तरह छोटा लड़का उसका चुना हुआ व्यक्ति बन गया। 10 साल गुजर गए। पहले का छोटा लड़का अब एक दुष्टों को दंडित करने वाला छोटा धर्मशास्त्री बन गया और उस मिस्ट्री मैन की विरासत के बारे में अज्ञात रहने पर भी वो अक्सर अपने आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करके न्याय कार्य करता है। निश्चित रूप से उसके द्वारा गिरफ्तार किए गए अपराधी अमीन से थोड़ा सा इनाम भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब उसने एक सवाल खड़क का इनाम देखा तो उसे नहीं पता क्यों उसके मस्तिष्क में कुछ स्मृतियों के टुकड़े अचानक दिखने लगे और देवदूत की संकेत पाने के लिए इस दिन की शाम उसने मानव रूप धारण कर लिया हुआ छोटा फ्लावर और छोटा ब्लैक को लेकर चला गया। थाने की ओर बढ़ा। पता नहीं था कि ये 10 वर्ष पहले हुआ था। एक समूह श्रमिक इस देवदूत को अचानक निकाल लिया था जब वे ढूंढ रहे थे। शुरुआत में लोगों का उद्देश्य केवल उसके साथ लगी हुई मुख्तारक गाठियों को निकालना था, लेकिन उस दिन अचानक एक घातक घटना हो गई। जब सभी लोग सोच रहे थे कि खराबी वाला इस ताज़ा शासन की बर्बरी में जीवन खो देगा, पीछे वाला अचानक उठ खड़ा हो गया और उसके पैर भी संतुलित हो गए। और ये देवदूत की तलवार अंत में इस समय के राजा ने बहुत सारे पैसे खर्च करके खरीद ली। इस संकेत के साथ अगले दिन उसने छोटी फूल और छोटे काले को साथ लेकर बाजार की गलियों में जा दिया, लेकिन उनके सिवाय देवदूत की तलवार की गुंजाइश ढूंढने वाले और भी थे। उनके साथ आया हुआ मेजबान शरीर भी, और अब उसे लोग मारने वाला भूत कहते हैं। फिर भी जब छोटे डाओइस्ट को साम्राज्य का हुक्म देखने का मौका मिलने वाला था, एक अप्रत्याशित घटना हो गई। कमरे से एक हाथ बाहर निकल आया, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया, लेकिन फिर भी छोटे डाओइस्ट को ठीक होने से पहले अगले पल किसी को उड़ा दिया गया और वो जमीन पर गिर गया। और अब की साम्राज्य का हुक्म साफ है कि यह आदमी उसका दुश्मन नहीं है। फिर वह जांग शेन खोज नीचे फेंक देता है और ये दृश्य 2 ड्रैगन भाई देख लेते हैं। इसी समय जब छोटे ताओइस्ट राजा के आदेश को देखते हैं तो पता चलता है कि वो हिफान को ले लिया है, और जमीन पर रखे इनाम के आदेश को देखकर उसे मालूम होता है कि इस आदमी ने उसे पहले से ही पकड़ लिया है। इसी समय बाहर किसी ने कहा कि द्विलोजी ने देवताक तलवार चुरा ली है। उसका पीछा चित्र में दिखाए गए वधकर्ता द्वारा किया जा रहा था। देखकर की उम्मीद है, छोटे धर्म पुरुष ने तुरंत वधकर्ता के पाद रोकने का प्रयास किया, फिर उसने पहले ही हमला किया। उसने सोचा था कि सब बहुत सुगम हो जाएगा। किसी ने सोचा था कि अगली सेकंड
हत्यारा उसे छोड़ देगा। परिणामस्वरूप छोटे धर्मरक्षक एक टुकड़े जैसे अमर थे, बस हाथों की धूल मिटाकर फिर से पीछा करने लगे। दूसरे ने भी देखा कि छोटे धर्मरक्षक अभी भी नहीं मान रहे। इस बार वे कुछ भी छिपाने के बिना एक से अधिक मार का संयोजन दूसरे को तुरंत बेहोश कर दिया। हत्यारे भूत कभी सोच नहीं सके कि उनके सामने वाला छोटा धार्मिक युवक ही उनका खोजा जा रहा बड़ा साहब है। शाम तक छोटी फ्लावर और छोटा ब्लैक ने अंत में छोटे धार्मिक युवक को ढूंढ लिया और उनका उसे बुलाने का तरीका भी सरल और जोरदार था। फिर और यह बात भी नहीं पूछ पाए थे कि अगली सेकंड में उन्हें उनके पीछे की चीज से आकर्षित कर लिया गया। जब तक वे नजदीक नहीं आए, उन्हें ये पता नहीं चला कि यह चमकने वाली वस्तु क्या है। इसी समय उन्होंने दूर नहीं जंगल में देखा, एक लाल कपड़े पहनी हुई महिला उन्हें झांक कर देख रही है। कहते हैं कि ये लाल कपड़े वाली महिला बड़ी हुई शिशु है और दूसरी तरफ जो भगवा तलवार प्राप्त करने वाला हत्यारा अपने साथी को ढूंढ लेता है। दोनों भगवा तलवार का उपयोग करके बड़े भाई का पता लगाना चाहते। उनकी जांच और अध्ययन के माध्यम से घटना के दिन कुल 4 व्यक्ति वहां पाए गए। अब उन चारों में से हुआ जनाब पहले ही शांत हो गए हैं, आपका इलाका नहीं है। फिर साथी ने अपने भैंस धर्मी के रूप में उनमें से 2 को आमंत्रित किया और ये 2 भी साधारण लोग नहीं हैं। बस एक साधारण जादू से वे 2 लोगों को बना सकते हैं और यह भी केवल उनके जादू का एक छोटा सा हिस्सा है। दोनों ने आत्म प्रकट किया कि वे ताओ साधक हैं। नीला युवक का नाम चिंग्युन है, पैथर वाले का नाम काला सांप है। फिर भी समान जाति को पहचानने वाली देवी तलवार। इस समय कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यह इस बात का सार है, दोनों ताओ साधक भी उन लोगों को ढूंढने वाले नहीं हैं और अनुपयुक्त लोगों के लिए बाइजांग फाशिस भी निश्चित रूप से बचाया नहीं जाएगा। लेकिन खुशी की बात है कि दोनों महान ऋषि का धर्म अनंत है, इसलिए उन्होंने इस गुंडागिरी से बच लिया। रात की गहराई में हत्यारा देवतागिरी को छिपकर स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अचानक आने वाली लाल कपड़ों वाली लड़की ने उसे फंसा दिया। फिर वो कुछ नहीं कहकर 2 गोलियां चला दी। ये बाइजांग फाइसा को अपनी मूल रूप प्रकट करने से बचने का एक कदम रहा और गिरने वाली देवी की तलवार लाल कपड़े वाली लड़की ने आसानी से छीन ली। जब हत्यारे दोनों लड़की की गुमशुदा खोज रहे थे, 2 बड़े साधु भी बदला लेने की इच्छा के साथ रास्ते में आ गए थे। किंग युन ने सोचा था कि काली सांप ने अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, लेकिन अगली सेकंड काली सांप की तलवार टकरा गई। सोचा था कि हवा की ताकत कम थी, परिणाम स्पष्ट था। फिर गिरने वाली खिड़की ने लाल कपड़े वाली लड़की की स्थिति दर्शाई। फिर भयंकर आदमी एक छलांग लगाकर उसकी ओर दौड़ा, पर उसका मुकाबला भी कमजोर नहीं था। उड़कर आते ही फटी ने 2 गोलियां चलाकर उसे उड़ा दिया, लेकिन वो जल्द ही फिर से लौट आया और उसके कारण देवताओं की तलवार भी गिर गई। इस समय लड़की को केवल देखते हुए देवताओं की तलवार को फिर से खोना पड़ा। दूसरी तरफ श्वेत दफन मंत्री को मदद करने की योजना थी, लेकिन उसे काली सांप के एक बंधन मंत्र से फंस गया। फिर नीला बादल ने तुरंत उसका सिर बंद कर दिया। अंत में दोनों महापुरुष अपने अंतिम जादू का प्रयोग करने लगे। प्यारा एक शाप के बिना बातों के एक समूह में पीछे वाला इसमें बंद हो गया और यहाँ वो खूनेर आत्मा देवताई तलवार पाने के लिए अपनी मूल रूप में जोखिम उठाने के लिए मजबूर हो गई। मेजबान शरीर की संख्या की कमी के कारण एक मानव को मारना बहुत आसान हो गया। महत्वपूर्ण क्षण में ये छोटे तांत्रिक की साथ साखी पहुंच थी, जिसके कारण लाल कपड़ों वाली लड़की को मौत से बचा सका गया। फिर भी यह काम हत्यारे भूत को पूरी तरह से नाराज कर दिया, लेकिन वो केवल एक गतिशील प्रकाश तरंग का इस्तेमाल कर छोटे तांत्रिक को बेहोश कर दिया। इस समय काली सांप ने स्थिति का अनुमान लगाकर फैसला किया कि वो फौरन उपकरण उठाकर चल देगा। दी
वो सोचती थी कि यह चाल काम करेगी बिना किसी बात के। दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ गया। पानी का दुष्ट फिर से गतिशील प्रकाश तरंग का इस्तेमाल करने लगा। ये काली सांप को इतना दर्द हुआ कि वो ठंडा होकर चला गया। फिर तुरंत उसने हमला करना शुरू कर दिया और काली सांप अब गाओयांग को ले जाने में बिल्कुल भी शक्तिहीन था। बस थोड़ा सा छूना था। काली सांप कई मीटर दूर फेंक दिया गया और इससे भी बदतर शराब के बोतल में बंद वो आदमी काली सांप की खतरे की कमी में जल्द ही सचेत होने वाला था। खुशी की बात यह है कि इस समय छोटे डॉक्टर ने तुरंत सजग हो लिया। इस बार उसकी अज्ञात कारण से काम करने की तरह लग रहा था। उसने आसानी से दूसरे की बाह को एक ही चाकू की धार से 2 टुकड़ों में कर दिया और मुख्य हमलावर की कमी वाले राक्षस के लिए ये स्वाभाविक है कि छोटे डाओइस्ट का कहना नहीं है। कुछ पलों में कई बार फौजों से दबा दिया जाता है, लेकिन केवल लाल कपड़े वाली लड़की को पता था कि केवल मूल शरीर को मारकर उसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। काली सांप की सलाह से वो निर्णय से फैलाव का उपयोग कर और लक्ष्य लगाकर गोली मार दी। केवल इस प्रकार न केवल मूल शरीर छिप गया बल्कि भगवान की तलवार भी इसी क्षण सफलतापूर्वक वापस आ गई। और दूसरी तरफ जो शराब के बोतल में पंक्तिबद्ध था, अंत में छुटकारा पाता है। फिर उसकी वास्तविक रूप दिखाई देती है। लेकिन जब भूत धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो छोटे डॉक्टर को एक अजीब सा परिचय महसूस होता है। इसी समय लाल कपड़ों वाली लड़की एक बंदूक से गोली चलाती है और देवदूत की तलवार का इस्तेमाल करके उसे दूर भगाती है। छोटे डॉक्टर को लड़की की सुरक्षा की चिंता होती है तो वो तुरंत छोटी फूल और छोटे उड़ने वाले को सहायता के लिए आगे बढ़ने का आदेश देता है। और लाल कपड़ों वाली लड़की भी जलवायु और स्थान का दक्षता से उपयोग करती है, उसे सफलतापूर्वक फंसाती है। वापस मुड़कर जब भूत का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है, उसके हाथ में वाली तलवार भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। इससे बर्फ के भूत को पता चलता है छोटे डाकू वास्तव में उनकी खोज करने वाला रहस्यमयी व्यक्ति था। वो नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं। सिर्फ हालांकि छोटे डाओइस्ट ने डाओ का जवाब नहीं मिला, लेकिन उसकी खोई हुई यादें इस समय तएबा तुरंत सामने आ गई। इस प्रकार वो अंततः सभी चीजों को याद कर ली। उसे विश्वास नहीं आया। वो तुरंत बेहोश हो गई और एक तरफ की चीनी मछली और काली सांप भी अंततः सचमुच चौंक गए। श्वेत छिपाई गए फैशन के घर में लटकने वाला चौथा व्यक्ति, जो अब जमीन पर पड़ा छोटा धार्मिक साधक है, फिर भी इस स्थिति के लिए नीली मछली और काली सांप विभ्रम में हैं। इस व्यक्ति को जीवित रखना चाहिए या मार देना चाहिए, हम इसके बारे में दूसरे भाग में बताएंगे। इस प्रकार फिल्म समाप्त होती है।